सो गुड इवनिंग वंस अगेन, वेलकम टू ऑल। सरफेस केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये सीरीज जो चल रही है सरफेस केमिस्ट्री की चल रही है, ठीक है। आपको इससे पहले 3 वीडियो हम लोगों ने इसके बना लिए हैं, 3 क्लास हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री की ली है। और उस सरफेस केमिस्ट्री की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, मैं एक बार आपके सामने वो सारी चीजें शो कर देता हूँ। एक बार आप लोग देख लीजिए प्लीज कि वो क्या क्या चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। उसमें से डिस्कस हुआ है कि एडजॉर्प्शन होता क्या है, बेसिकली व्हाट इज एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है, डिस्कस हुआ था, ठीक है। क्यों एडजॉर्प्शन होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन। तो वो क्यों होता है, बिकॉज द मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस, जो सरफेस में मॉलिक्यूल होते हैं उनके फोर्स बैलेंस नहीं होते हैं, तो वो अपने अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस करने के लिए अपने ऊपर एक लेयर चाहते हैं। वो लेयर जो एडजॉर्ब होती है दैट इज कॉल्ड एज एडजॉर्बेट, और वो सरफेस जो होती है दैट इज कॉल्ड एज एडजॉर्बेंट, ठीक है। डिफरेंस हम लोगों ने समझा था एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में। उसके बाद ये डिस्कस किया था कि एक्सोथर्मिक क्यों होता है, मैंने वो भी बताया एक्सोथर्मिक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज होती है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, एंट्रोपी डिक्रीज करने का, याद रखिएगा। तो एंट्रोपी डिक्रीज करती है और गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है, सो डेल्टा एच भी आपका नेगेटिव होता है। 2 तरीके का होता है, फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन, ये भी डिस्कस किया था हम लोगों ने। फिजिजॉर्प्शन केमिजॉर्प्शन में जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए थे, डिफरेंस डिस्कस किए थे, सिमिलैरिटी डिस्कस की थी, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये भी डिस्कस किया था। तो आज की क्लास जो हम लोगों की होगी वो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पे होगी। हेडिंग हम लोगों ने पहले से डाल रखी थी, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। देखिए मैंने कल भी आपको बताया था, द मेन 2 फैक्टर्स आर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। हमारी अगर आवाज सही आ रही तो मुझे बता देना, अगर धीरे आ रही तो भी बता देना। कुछ बच्चों ने अभी बोला है कि सर वॉइस स्लो है आपकी, तो मुझे बता देना जरा। तो मैंने आपसे डिस्कस किया था लास्ट टाइम पे कि द मेन 2 फैक्टर्स जो है, 2 फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन, 2 मेन फैक्टर हैं जो एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। उनमें से एक है आपका टेम्परेचर और एक है आपका हाँ हर्ष, क्रिटिकल टेम्परेचर मैं आपको बताऊंगा, बट अभी पहले मैं ये लेक्चर ले लूं, उसके बाद मैंने कहा था टाइम बचेगा तो बताऊंगा, अदरवाइज अगली एक क्लास और लूंगा इसके लिए। तो मेन टू मेन फैक्टर्स हैं, 2 मेन फैक्टर्स हैं विच आर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, ठीक है, विच आर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, जो एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। उसमें मैंने कहा था एक फैक्टर आपका होता है टेम्परेचर, एक फैक्टर होता है आपका टेम्परेचर और दूसरा फैक्टर होता है आपका प्रेशर, ठीक है। ये 2 मेन फैक्टर हैं, ठीक है। कैसे टेम्परेचर एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, कैसे प्रेशर अफेक्ट करता है, इसकी हम स्टडी करते हैं। तो अब देखो, ये कोई ऐसे तो नहीं पता चल सकता ना कि भैया टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा या प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे तो नहीं पता चल सकता ना कि कहीं हमारे सपने में कोई चीज आ गई और हमने मान लिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब भी कोई स्टडी करते हैं, कोई फैक्टर्स की स्टडी करते हैं, तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया जाता है। वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है, एक्सपेरिमेंट होता है। और एक्सपेरिमेंट के बाद उसमें हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, और डेटा कलेक्ट करने के बाद हम किसी कंक्लूजन पे निकलते हैं कि हाँ भाई कितना फर्क पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, जैसे हम लोग कुछ लोग हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, ठीक है। अब उन्होंने कह दिया है कि हमें अपना वजन कम करना है, तो वजन कम करना है तो या तो एक्सरसाइज करें, ठीक है, या जो ऑयली चीजें हैं उनको हम कम खाएं, ठीक है। तो जिन्हें बहुत ज्यादा जल्दी कम करना है वो क्या करते हैं, दोनों ही चीजों पे कंट्रोल कर लेते हैं। अदरवाइज क्या करें भाई, पहले हम एक बार क्या करें, ठीक है मैं तेज बोलूंगा, अदरवाइज क्या करें कि भाई एक काम करते हैं, चलो पहले 1 महीने तक हम सब कुछ वैसे ही खाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा एक्सरसाइज करेंगे डेली, और फिर 1 महीने बाद हम अपना वजन चेक करेंगे कि हमारा वजन में क्या फर्क पड़ा, ठीक है। तो बेसिकली ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंट हुआ ना। हमने डेटा कलेक्ट किया कि हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले हमारा वजन कितना था, 80 किलो था, और एक्सरसाइज करने के बाद हमारा वजन कितना हो गया, 60 किलो हो गया, ठीक है। फिर दूसरा, अगर एक्सरसाइज से हमको सब कुछ सही हो गया तो कोई बात नहीं, अदरवाइज फिर हम क्या करेंगे, एक बार हम अगली बार उसको भी हम चेक करेंगे कि भाई हमने ऑयली खाना बंद कर दिया, आप देखते हैं हमारे बॉडी में क्या फर्क पड़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो भी फैक्टर्स होते हैं उनकी एक एक करके स्टडी की जाती है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो इसी तरीके से
साथ में स्क्रीन शो नहीं हो रही, एक बार डिस्कनेक्ट करके वो कर लिया करो। थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम आप लोगों की तरफ से रहती है, मेरी तरफ से नहीं होगी, क्योंकि हमारे में तो सब कुछ सही चल रहा है। आप लोग के नेट की कुछ, आप लोग दिन भर खर्च कर डालते होगे, यहाँ तो सही आ रहा है सब कुछ। अगर किसी और को प्रॉब्लम है तो मुझे डिस्कस कर लो आप, या तो फिर थोड़ा सा उसको डिस्कनेक्ट कर लिया करो, किसी दूसरे का वाईफाई कनेक्ट कर लिया करो अगर ऐसी दिक्कत आती है। तो फाइनल हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करके हम लोग कंक्लूजन में निकलते हैं, ठीक है, कंक्लूजन निकालते हैं कि तो यहाँ पे हम कंक्लूजन और डेटा कलेक्शन किसका करेंगे, यहाँ पे हम डेटा कलेक्शन करेंगे कि कितना मटेरियल हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। जितना मटेरियल एब्जॉर्ब हो रहा है हम उस हिसाब से कंक्लूजन निकालेंगे कि हमारे एब्जॉर्प्शन में क्या फर्क पड़ रहा है। तो दोनों फैक्टर्स की एक साथ स्टडी नहीं हो सकती, एक फैक्टर को कांस्टेंट करके हमें एक फैक्टर को क्या करना पड़ता है, वेरी कराना पड़ता है, तब जाके हम किसी बेहतर कंक्लूजन पे किसी एक के लिए पहुंचते हैं कि क्या प्रेशर का इफेक्ट है और क्या टेम्परेचर का इफेक्ट है। तो मैंने कल भी डिस्कस किया था, जरा इस बारे में ध्यान दीजिएगा, मैंने कल भी डिस्कस किया था। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, पहले हम क्या कर रहे हैं, एक बार हम क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म की जब बात करेंगे, एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म की जब बात करेंगे, तो अभी नाम क्या है, आइसोथर्म। मतलब हम जो भी मटेरियल एब्जॉर्ब कराएंगे, जो भी एडजॉर्बेट को एब्जॉर्ब कराएंगे किसी एब्जॉर्बेंट सरफेस पे, तो उस पूरे स्टडी के दौरान, उस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान, उस पूरे प्रोसेस में हम टेम्परेचर को चेंज नहीं कराएंगे, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहां पे हम कह सकते हैं, मैंने लास्ट टाइम में बात करी थी कि स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन at constant temperature, at constant temperature with varying pressure, with varying pressure is called as adsorption isotherm, is called as adsorption isotherm। बात समझ गए? तो हम क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन की स्टडी कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर को बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर चेंज कर रहे हैं, प्रेशर चेंज कर रहे हैं, और प्रेशर चेंज करके हम एब्जॉर्प्शन को देख रहे हैं, क्या एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, घट रहा है, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, वेरिंग प्रेशर पे, ठीक है। इसमें दो मेन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म की बात करी थी, दो मेन एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म की स्टडी आती है, अपने सिलेबस में तो एक ही है, बट मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दो मेन थ्योरी आती है एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म को लेके। पहली थ्योरी है हमारी जो सबसे ज्यादा फेमस है, जो अपने सिलेबस में है, वो है फ्रेंडलिच साहब की, फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। और एक थ्योरी और भी है हमारे पास, लेकिन उसको हम लोग पढ़ते नहीं है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उससे रिलेटेड आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जब कभी क्या होता है, किसी एक थ्योरी में कुछ कमियां रहती हैं तो दूसरी थ्योरी आके उसको पूरी कर देती है। तो इस फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म में जो भी कमियां रही उसको दूर किया लैंगम्यूर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म में, लैंगम्यूर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, मैंने नाम सिर्फ ले लिया है एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये अपने सिलेबस से बाहर है और इस पे कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन कभी ना आए हैं ना आएंगे, बहुत ज्यादा क्या, कोई भी नहीं आएगा, लैंगम्यूर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म में कोई नहीं आएगा। बस मैं ये बता देता हूं कि एब्जॉर्प्शन, जो फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है, उसकी जो लिमिटेशन है, उसकी जो लिमिटेशन दूर हुई है, वो दूर हुई है लैंगम्यूर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म में। तो अब हम लोग बात करते हैं कि भाई फ्रेंडलिच साहब ने क्या ऐसा बता दिया, कैसे स्टडी करी। तो अपनी हेडिंग पड़ेगी फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो क्या इन्होंने ऐसा किया, कैसे स्टडी करी, ये हम लोग देखते हैं, कैसे कंक्लूजन इन्होंने निकाले। तो भाई क्या किया इन्होंने, कोई एब्जॉर्प्शन कराया होगा, उस एब्जॉर्प्शन कराने के बाद इन्होंने देखा होगा कि भाई प्रेशर पहले हमने इतना लिया, फिर इतना लिया, फिर इतना लिया, कितना एब्जॉर्प्शन बढ़ा, कितना घटा, यही सब देखने के बाद इन्होंने क्या किया, उसमें डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट किया, और डेटा कलेक्ट करके इन्होंने क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया। तो
ग्राफ प्लॉट किया। बेटा आप लोग इतना नोट कीजिए, मुझे कुछ सेकंड का समय दीजिए, मैं जरा लैपटॉप पे चार्जिंग लगा दूं। एक कुछ सेकंड का बस समय देना मुझे प्लीज। हाँ, तो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में फ्रेंडलिच साहब ने क्या किया, इन्होंने प्रेशर की स्टडी पे कैसे कंक्लूजन निकाला, तो उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। अब वो ग्राफ देखिए किसके किसके बीच में बनाया गया, वो आप देखिए। वाई एक्सिस पे लिया गया एक्स बाई एम, वाई एक्सिस पे लिया गया एक्स बाई एम, वाई एक्सिस पे लिया गया एक्स बाई एम, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे लिया गया प्रेशर, एक्स बाई एम और प्रेशर। अब एक्स बाई एम क्या है वो थोड़ा सा आप समझ लो, उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। एक्स बाई एम और प्रेशर, देखो प्रेशर तो आप समझ रहे हो ना कि भाई प्रेशर क्या है, तो प्रेशर तो यार होगा ही, क्योंकि प्रेशर के साथ स्टडी कर रहे हैं हम, प्रेशर को वेरी करा रहे हैं, तो प्रेशर तो होगा ही एक एक्सिस पे। और टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर पे कुछ नहीं होगा। आप एक्स अपॉन एम क्या है वो आप देखो, एक्स है आपका मास ऑफ एडजॉर्बेट, एक्स है आपका मास ऑफ एडजॉर्बेट, मतलब कितना एडजॉर्बेट एडजॉर्ब हुआ है, वही तो डिसाइड करेगा ना कि यार प्रेशर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, दैट विल डिसाइड ओनली। ठीक है, तो एक्स की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा ना कि कितने प्रेशर पे एडजॉर्प्शन में क्या फर्क पड़ा, प्रेशर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कब बढ़ा कब घटा, ये पता चलेगा एक्स से। और एम की जरूरत ये है, एम की जरूरत इसलिए यार कि जब हम स्टडी कर रहे हैं प्रेशर की, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर और भी होता है। बहुत बड़ा फैक्टर एक ये होता है कि जो सरफेस है हमारी, सरफेस हमारी है, उस सरफेस को भी हमें देखना है। कि अगर मान लीजिए हम प्रेशर की तो स्टडी कर रहे हैं, मेरी बात समझिए आप, प्रेशर की तो हम स्टडी कर रहे हैं, हमने प्रेशर बढ़ा दिया, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि हमने कितनी सरफेस प्रोवाइड करी थी। ठीक है, क्योंकि एडजॉर्प्शन तो सरफेस पे ही होता है। अगर मान लीजिए आप सरफेस को नहीं आप ध्यान दे रहे हो कि हम कितनी सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप प्रेशर की स्टडी कैसे कर सकते हो। इसलिए हमें यह भी देखना है कि जब प्रेशर 1 एटीएम था, या जब प्रेशर 2 एटीएम था, या प्रेशर 3 एटीएम था, तो ये बहुत जरूरी होना चाहिए कि जो आप सरफेस है आपकी वो उतनी ही रहनी चाहिए, वो कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जिससे आप प्रेशर की एग्जैक्ट स्टडी कर सको। ठीक है, मान लीजिए अगर आपने 1 एटीएम पे कैलकुलेशन करी और एक बार आपने 5 एटीएम पे कैलकुलेशन करी, लेकिन जब आप 5 एटीएम पे कैलकुलेशन कर रहे थे तब आपने सरफेस नहीं ज्यादा ली, आपने एडजॉर्बेंट ज्यादा नहीं लिया, तो 5 एटीएम पे हो सकता है कि एब्जॉर्प्शन कम हो जाए क्योंकि आपने सरफेस नहीं ली है। आप बात समझ रहे ना। इसलिए जब आप प्रेशर की स्टडी कर रहे हो तो बहुत जरूरी ये है कि जो हमारा मास ऑफ एब्जॉर्बेंट है वो फिक्स होना चाहिए, वो कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिससे एग्जैक्ट स्टडी हमको मिल पाएगी प्रेशर की। तो हम कह सकते हैं एक्स अपॉन एम क्या है, एक्स अपॉन एम है मास ऑफ एडजॉर्बेट, मास ऑफ एडजॉर्बेट विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है, एडजॉर्बेंट के रिस्पेक्ट पे ही तो हमें देखना है ना कितना एडजॉर्ब हुआ है, कि जब हम एडजॉर्बेंट नहीं अगर ध्यान देंगे तो फिर सही स्टडी नहीं हो पाएगी। तो जब फ्रेंडलिच ने ये ग्राफ प्लॉट किया एक्स अपॉन एम और प्रेशर के बीच में, भाई साहब अगर किसी को कोई दिक्कत रहा करे प्लीज मुझसे जरूर पूछ लिया करो, किसी भी पॉइंट पे आप रुक के पूछ सकते हो कि सर ये चीज समझ नहीं आई। ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है ऐसा कि आपको समझ नहीं आया, लेकिन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपको समझने तो अच्छी बात नहीं है। तो ये ग्राफ कुछ उनको इस तरीके से मिला। ठीक है, मैं पेन से बना रहा हूं तो हो सकता है थोड़ा सा क्लियर उतना अच्छा ना हो। ये ग्राफ कुछ उनको इस तरीके से मिला। ठीक है, ये ऐसा ग्राफ मिला। अब जब ऐसा ग्राफ मिला तो इन्होंने इस ग्राफ को 3 रीजन में बांट दिया। ठीक है, 3 रीजन में बांटा। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा ए है, तो इन्होंने यहां से बांटा ए को बी से, ए बी रीजन, एक रीजन बांटा ए बी, दूसरा रीजन इन्होंने लिया बीसी रीजन, ये देखिए सी हो गया, और इसके बाद बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी के बाद आप देखिए बियॉन्ड सी एक रीजन आ रहा है, ये रीजन बियॉन्ड सी आ रहा है, ये रीजन आप देखिए बियॉन्ड सी आ रहा है। ठीक है, 3 रीजन में बांटा, ए बी रीजन, बीसी रीजन और बियॉन्ड सी रीजन। ठीक है, अब हम इन तीनों रीजन की स्टडी करेंगे। ठीक है, ये ए बी रीजन जो हुआ आपका, ए बी रीजन जो है, ए बी रीजन, इसको बोलते हैं लो प्रेशर रीजन, इसको क्या बोलते हैं, लो प्रेशर रीजन।
लो प्रेशर रीजन। टू ही रीजन होते हैं क्या बस? हाँ, इसमें 3 रीजन में इसको बांटा गया, ए बी, बी सी और बियॉन्ड सी। ठीक है, यहाँ पे सी के बाद का ये पूरा जो है ये सी के बाद का है। ठीक है, तो आप देखिए जब हम ए बी की बात कर रहे हैं, ए बी रीजन की बात कर रहे हैं, तो ए बी रीजन में आप देखिए, जरा ध्यान दीजिए, आपका जो प्रेशर है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, आप प्रेशर पे ध्यान दीजिए। जब हम प्रेशर चूंकि हमारा एक्स एक्सिस पे है, तो ए बी रीजन में प्रेशर हमारा इतना है। ठीक है, ये प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होगा, ये प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए इसको लो प्रेशर रीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लो प्रेशर रीजन बोलते हैं। तो ए बी रीजन हमारा क्या हो गया? लो प्रेशर रीजन हो गया। और लो प्रेशर रीजन में ये कहा गया कि जो हमारा एक्स अपॉन एम है, एक्स अपॉन एम का मतलब जो हमारा मास एडजॉर्बेट हो रहा है, सॉरी जो एडजॉर्बेट आ रहा है, मास ऑफ एडजॉर्बेट विद रिस्पेक्ट टू एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट के रिस्पेक्ट में ही बोला जाएगा, तभी तो उसकी प्रॉपर बात हो पाएगी। तो एक्स अपॉन एम यहां पे कहा गया कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। मतलब ये यहाँ पे लीनियर वेरी कर रहा है। ये कैसा वेरी कर रहा है? लीनियर वेरी कर रहा है विद प्रेशर। कहने का मतलब है कि जब प्रेशर कम है, लो प्रेशर पे, एट लो प्रेशर, जब आपने प्रेशर कम कर रखा है, जब आपने प्रेशर कम कर रखा है, तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे, आपका एक्स अपॉन एम क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे, आपका एक्स अपॉन एम बढ़ता जाएगा। आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, एक्स अपॉन एम आपका क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। प्रेशर बढ़ाते जाओ, एक्स अपॉन एम आपका बढ़ता जाएगा। मतलब प्रेशर बढ़ाने पर एक्स अपॉन एम बढ़ेगा, तो एक्स अपॉन एम बढ़ने का मतलब है एक्स भी बढ़ेगा, और एक्स बढ़ेगा मतलब एडजॉर्बेट का मास बढ़ेगा, मतलब एडजॉर्प्शन ज्यादा हुआ होगा। डेफिनेटली एडजॉर्प्शन क्या हुआ होगा? ज्यादा हुआ होगा। अब जो दूसरा रीजन है हमारा, जो हमारा दूसरा रीजन है, रीजन जो बीसी रीजन है, यहाँ पे आप आइए, इसको, ये आपका हो गया इंटरमीडिएट प्रेशर रीजन। बीसी रीजन जो ये है, ये आपका हो गया इंटरमीडिएट प्रेशर रीजन। इंटरमीडिएट प्रेशर रीजन, ये आपका हो गया इंटरमीडिएट प्रेशर रीजन। ये आपका यहां से लेकर यहां तक है सिर्फ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपका प्रेशर चेंज हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे मतलब प्रेशर अगर आप चेंज कर रहे हो, तो आपका एक्स अपॉन एम चेंज हो रहा है। क्योंकि इसके बाद फिर आप देखो, इसके बाद आप कितना भी प्रेशर लगा लो, आप देखो इसके बाद आप कितना भी प्रेशर बढ़ाते चले जाओ, आप देखो कितना भी प्रेशर बढ़ाते चले जाओ, कितना भी प्रेशर बढ़ाते चले जाओ, एक्स अपॉन एम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। देयर इज नो चेंज इन एक्स अपॉन एम। अगर एक्स अपॉन एम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब अब आप प्रेशर अगर बढ़ा भी रहे हो, तो आपके एडजॉर्बेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये इंटरमीडिएट प्रेशर रीजन है, मतलब लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच का रीजन है। इन्होंने कहा इस इंटरमीडिएट प्रेशर रीजन में, इन्होंने कहा कि इस इंटरमीडिएट प्रेशर रीजन में क्या होगा? इंटरमीडिएट प्रेशर रीजन में क्या होगा? जो एक्स अपॉन एम है इंटरमीडिएट प्रेशर रीजन में, जब यहाँ पे ग्राफ में भी आप ध्यान देते रहो, इन्होंने कहा इंटरमीडिएट प्रेशर रीजन में जो एक्स अपॉन एम है, वो एक्स अपॉन एम, दिस एक्स अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी रेज टू द पावर 1/n। इन्होंने, फ्रेंडलिश ने कहा कि ये एक्स अपॉन एम जो है, नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी रेज टू द पावर 1/n, जहां n आपका कोई एक नंबर है जिसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है, n इज ग्रेटर देन 1। और ये n डिपेंड करता है, दिस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। ठीक है, ये एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। दिस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। तो अब हम इसकी स्टडी करते हैं। और तीसरा आपका रीजन हो गया बियॉन्ड सी रीजन। यहां पे आप देखिए बियॉन्ड सी रीजन हो गया, ये आपका हाई प्रेशर रीजन हो गया, हाई प्रेशर रीजन हो गया, दिस इज हाई प्रेशर रीजन। और अगर हम हाई प्रेशर रीजन में बात करेंगे, जरा ध्यान दीजिए, गौर करिए आप यहाँ पे, तो आप देखिए हाई प्रेशर रीजन में ये आपका ग्राफ बिल्कुल कांस्टेंट हो जा रहा है। आपका x अपॉन m अब कोई चेंज नहीं हो रहा है, चाहे आप कितना भी प्रेशर एक्सर्ट कर लो, अब x अपॉन m में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और यही हम इसकी लिमिटेशन भी बोल सकते हैं फ्रेंडलिच की, कि यहाँ पर इन्होंने हाई प्रेशर पे
एक्सप्लेन प्रॉपर नहीं किया कि ऐसा क्यों हुआ कि जो हमारा मास ऑफ एडजॉर्बेट है वो चेंज नहीं हुआ, कि उसको फिर लैंगम्यूर ने बाद में करेक्ट किया। लैंगम्यूर थ्योरी हमको नहीं पढ़नी है, बट हम ये बात मान सकते हैं, इसको हम लॉजिकली भी मान सकते हैं कि यार एक बात बताओ, जब सरफेस कम है, बिल्कुल खाली है, तो आप जैसे जैसे प्रेशर लगाते जाओगे एडजॉर्बेट आता जाएगा, बट जब सरफेस धीरे धीरे भरने लगेगी तो सरफेस एरिया हमारा कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो एक लेवल के बाद वैसे भी जो एडजॉर्बेट है उसका अटैचमेंट, उसका सरफेस पे आना अपने आप कम हो जाता है। तो ये भी हम एक लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए हाई प्रेशर रीजन में x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज टू द पावर 0 है, ठीक है। ये p रेज टू द पावर 0 है क्योंकि यहाँ पर अब प्रेशर के साथ कोई चेंजमेंट नहीं है, आप प्रेशर कितना भी बढ़ा लो x अपॉन m में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमको जो कैलकुलेशन करनी है वो इंटरमीडिएट प्रेशर रीजन पे करनी है। इंटरमीडिएट प्रेशर रीजन में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है। इंटरमीडिएट प्रेशर रीजन में, इंटरमीडिएट प्रेशर रीजन जो है यहाँ पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। ये दोनों के बीच का है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच का रीजन है। इंटरमीडिएट प्रेशर रीजन क्या, देखो आप ध्यान से देखो, इंटरमीडिएट प्रेशर रीजन आप ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे ये आप ध्यान दो, ये जो इंटरमीडिएट प्रेशर रीजन है यहाँ तक आपका लो प्रेशर है, यहाँ तक आपका लो प्रेशर है, और लो प्रेशर में आप देखो लीनियर है, ये ग्राफ लीनियर जा रहा है, मतलब जैसा जैसा आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे x अपॉन m बढ़ता जा रहा है। और ये इंटरमीडिएट इन दोनों के बीच का है, मतलब इधर आपका रीजन क्या हो गया, हाई प्रेशर रीजन हो गया, और इधर आपका लो प्रेशर रीजन हो गया। ये आपका लो प्रेशर है, दिस इज लो प्रेशर, तो ये इन दोनों के बीच का है, मतलब लो प्रेशर से कहाँ जा रहे हैं, हाई प्रेशर की तरफ जा रहे हैं। ये आपका B से C रीजन जो है ये इंटरमीडिएट प्रेशर रीजन माना जाता है, ठीक है। मतलब आप देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिए, ये आप ध्यान दीजिए, उतना लीनियरली वेरी नहीं कर रहा है। इस इंटरमीडिएट प्रेशर रीजन में जो आपका x अपॉन m है वो उतना लीनियर वेरी नहीं कर रहा है जितना लीनियर यहाँ पे वेरी कर रहा था। यहाँ देखिए ये लीनियर वेरी कर रहा था, इसलिए ये पावर 1/n थी, ठीक है। यहाँ लीनियर नहीं कर रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे वो कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है। जब लो प्रेशर से हम हाई प्रेशर की तरफ मूव कर रहे हैं तो वो एक जो ट्रांजिशन स्टेट मिल रही है जिसपे वो लीनियर से कांस्टेंट की तरफ मूव कर रहा है, वो आपका इंटरमीडिएट प्रेशर रीजन हो गया, ठीक है। तो हर्ष समझ गए ना आप बात को? अभी फिर अगर कुछ दिक्कत है तो मुझे और बता देना आप, ठीक है। मीटिंग एंड हो जाए तो आप दोबारा ज्वाइन कर लेना प्लीज। तो इसको जरा हम लोग और आगे फर्दर कैलकुलेट करते हैं, इसको हम और फर्दर कैलकुलेट करते हैं, कहीं कोई समस्या आप पूछ लेना। तो x अपॉन m जरा यहाँ पे देखिए, इंटरमीडिएट प्रेशर रीजन में x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, p रेज टू द पावर 1/n, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक आपको प्रोपोर्शनलिटी हटानी पड़ेगी, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट लगा रहे हैं हम, एक कांस्टेंट हमने लगा दिया। सात्विकाय नमः, सात्विक नेटवर्क एरर, बहुत ज्यादा नेटवर्क है यार तुम लोगों के साथ, ये एक बहुत बड़ी समस्या ऑनलाइन स्टडी की है कि मतलब एक ये बताओ यार, मेरी क्लास में नेटवर्क एरर रहती है, सभी की क्लास में रहती है, आप लोग और भी क्लासेस करते होगे फिजिक्स की, मैथ्स की, सब में नेटवर्क सही रहती है सर, खराब हो जाता है, तो सही चलता है जी सर, रात में और अच्छा चलता है सर नेट। हाँ नहीं, सात्विक का भी मैसेज आया ना, सर रात में इस एरिया में खराब हो जाता है। हाँ सर, नाइट में नहीं सही रहता है। अच्छा, कल मैं शाम को क्लास ले रहा था 5 बजे, तब भी सबके मैसेज आ रहे थे, सर नेटवर्क एरर, स्क्रीन नहीं आ रही है, तो वो तो सर किसी भी समय होता रहता है सबके साथ। तो मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरी क्लास अभी सही चल रहा है सर, में होता है, और भी क्लासेस में होता है सर, जब नेटवर्क इशू होगा तो सभी क्लासेस में होगा। नहीं वही मैं पूछ रहा हूँ कि सभी क्लासेस में ये प्रॉब्लम तो आती होगी ना, तो ये ऑनलाइन की थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे, ठीक है, बाकी सब तो सही चल ही रहा है। तो x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज टू द पावर 1/n, यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगाएंगे, k 1 रेज, ये हो जाएगा k p रेज टू द पावर 1/n। ये पीछे से किसी ने ये लाइन खींच दी, जरा लाइन हटा दो, आप लोगों से किसी की तरफ से आई है, ये लाइन हटा दो जरा। तो अब इसको हम फर्दर और जरा स्टडी करें, तो दोबारा ज्वाइन कर लो, x अपॉन m इज इक्वल टू k
p रेज टू द पावर, ये आपका हो जाएगा k p रेज टू द पावर 1/n। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे अभी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है क्या नहीं है, तो हम दोनों तरफ log ले लेते हैं। ऑन टेकिंग log on both side, ऑन टेकिंग log on both side, आप दोनों तरफ log ले सकते हैं इसमें। जब दोनों तरफ log लेंगे तो ये थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो जब हमने log ले लिया तो ये हो जाएगा log बेस e लेते हैं ना, नेचुरल log होता है ना, तो log बेस e x बाई m इज इक्वल टू log बेस e, ये हो गया k इंटू p रेज टू द पावर 1/n। बहुत ध्यान समझिएगा भाई साहब, है ना, बस ये खत्म होने वाला है ये पॉइंट। और ये अगर एक बार आ गया तो समझ लीजिए एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इसी से बनते हैं, कुछ ना कुछ घुमा फिरा के बनते हैं। फिर यहां तक आप एडजॉर्प्शन कर लीजिए, फिर एडजॉर्प्शन में हम आपको शीट देंगे, ठीक है, एडजॉर्प्शन में हम आपको शीट देंगे तो आप उसको करिएगा, ठीक है। नेटवर्क की समस्या है कई लोगों के साथ, बार बार सबके मैसेज आ रहे हैं, तो उसको डिस्कनेक्ट करके ज्वाइन करा लिया करो दोबारा। आप जितनी बार ज्वाइन कराओगे मैं ज्वाइन करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको जरा हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं। log बेस e x बाई m इज इक्वल टू log बेस e। अब देखो log a इंटू बी, log a इंटू बी। बाकी लोगों को मेरी आवाज सही आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे बताते रहा करो बीच बीच में, ठीक है। log a इंटू बी को क्या लिखते थे यार? log a प्लस, भूलना नहीं है, बिल्कुल भूलना नहीं है, पुरानी बात है। log a प्लस log b, a प्लस log b, बहुत बढ़िया, बीच बीच में बोलते भी रहा करो, अच्छा लगता है, ठीक है, पता चलता है कोई सोया तो नहीं, सब जग रहे हैं ना, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई करते समय सबसे ज्यादा नींद आती है। तो log e x बाई m, और नींद, पढ़ाई तभी बढ़िया हो रही जब नींद उड़ जाए, एकदम नींद चली जाए, उसी को तभी बढ़िया पढ़ाई होगी, तभी बढ़िया नंबर आएंगे, ठीक है। थोड़ी सी कट, आवाज कट रही है, हाँ भाई, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। तो log a प्लस log b, ये जो पावर है ये क्या हो जाएगी? बाहर आ जाएगी। log की प्रॉपर्टी है 1/n log e p, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग को यार, ग्राफ प्लॉट करना है, और फिर से अब इस पे ग्राफ प्लॉट करना है। जब इस पे ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट करेंगे? जो चीजें वेरिएबल होती है, मैंने बताया ना, जो चीज वेरी करती है उसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो एक वेरिएबल देखो ये है, एक वेरिएबल ये है, इसमें क्या वेरी कर रहा है? आपका x वेरी कर रहा है, और दूसरा वेरिएबल ये है p, यही तो वेरी करा रहे थे ना यार, एक वेरिएबल p है और एक वेरिएबल x है। तो अब हम इस इक्वेशन को जरा ग्राफ में लेके आए, तो इस इक्वेशन को कैसे ग्राफ में लेके आए, इसको ऐसे कंपेयर करो, y बराबर ये हो जाएगा mx प्लस c, ये आपका c हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो y बराबर mx प्लस c, x एक्सिस पे आप एक वेरिएबल ले लो, y एक्सिस पे एक वेरिएबल ले लो। तो इस बार हमारा x एक्सिस पे जो वेरिएबल होगा, जो x एक्सिस पे वेरिएबल होगा, चिंता ना करें, जिनका नेटवर्क सही नहीं चल रहा है हम उनको रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे, कल तक आ जाएगी। आज अभी लेक्चर 4 कर देंगे, कल लेक्चर 3, उसके बाद लेक्चर 4, बिल्कुल चिंता ना करें, पेशेंस रखें, सुनते रहें, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है श्लोक, हर्ष, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका y एक्सिस पे क्या होगा? y एक्सिस पे क्या होगा? log बेस e x बाई m, ठीक है, ये हो गया हमारा x एक्सिस पे, वो सॉरी वेरी सॉरी y एक्सिस पे। और x एक्सिस पे क्या हो गया बेटा? x एक्सिस पे हो गया log p, x एक्सिस पे हो गया log p, x एक्सिस पे हो गया log p, समझ गए? समझ गए? x एक्सिस पे पहुंच गया प्रेशर, इस बार लॉग के टर्म्स में। इंटरसेप्ट ये हो जाएगा, इंटरसेप्ट हमारा कहीं भी मान लेते हैं, ये हमने मान लिया, इंटरसेप्ट हमारा हो गया log बेस e के, ये इंटरसेप्ट है भाई साहब। y बराबर mx प्लस c का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। कहां से जाता है? इंटरसेप्ट से शुरुआत होती है, अगर c नहीं होगा तो ओरिजिन से शुरुआत होगी, और अगर c है इंटरसेप्ट है तो इंटरसेप्ट से शुरुआत होगी। ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा यार, क्या दिक्कत है ना, ये ग्राफ ऐसे चला गया। और यहाँ पे जो इसका स्लोप होगा, यहाँ पे स्लोप पूछा जा सकता है, वो स्लोप हो जाएगा 1/n, वो स्लोप हो जाएगा 1/n। तो ये ग्राफ कई बार एग्जाम में आया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस टाइप के ग्राफ पे चर्चा होती रहती है। और आप इतना बढ़िया ग्राफ की कैलकुलेशन और रीडिंग कर लो कि आपको कोई समस्या ना आए, किसी भी तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जहां पे अगेन मैं बता दूं, आपका n क्या है? n है आपका एक नंबर,
जिसकी वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है। मैं फिर से ग्राफ बना देता हूं, यहाँ पे साफ साफ ग्राफ बना देता हूं। फिर से मैं एक बार ग्राफ बना देता हूं। आप देखिए वाई एक्सिस पे क्या था, एक वेरिएबल है, वाई एक्सिस पे एक वेरिएबल है log बेस ई एक्स बाई एम, एक्स एक्सिस पे एक वेरिएबल है log बेस ई पी, ये हमारा इंटरसेप्ट हो गया log बेस ई के, और यहां से हमारा ग्राफ जाएगा ऊपर की तरफ, इसका स्लोप हो जाएगा 1 by n, where n is a number which is greater than 1. Its value is depend on the nature of adsorbate and adsorbent. k आपका एक कांस्टेंट है, n की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, n आपका 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा है, डिपेंड कर रहा है, वो अलग अलग के लिए अलग अलग है। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट की कोई छोटी स्टडी नहीं है यार, ये बहुत बड़ी स्टडी थी कि अभी उन्होंने हाइड्रोजन को लेके एडजॉर्ब कराएंगे, कभी वो ऑक्सीजन को लेके एडजॉर्ब कराएंगे, तो उस हिसाब से एन आपका बदलता रहेगा। हम इस बारे में अभी एन के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। के आपका क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, के आपका कांस्टेंट हो जाएगा, और इंटरसेप्ट आपका हो जाएगा log बेस ई के। कभी कभी इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि log बेस 10 में भी वो ग्राफ मांग सकते हैं आपसे, तो log बेस 10 में अगर ग्राफ मांगेंगे तो वो log बेस 10 और log बेस ई का ग्राफ एक ही रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे भी 2.303 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, और वो सारे 2.303 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि सर ने तो यहाँ पे log बेस ई बनाया है और एग्जाम में तो log बेस 10 आ गया। log बेस ई लिख दे यहाँ पर, या यहाँ पे log बेस 10 लिख दे, एक ही बात है, क्योंकि दोनों तरफ क्या होगा, log है, और जब दोनों तरफ log है तो 2.303 से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो log 2.303 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसमें एक क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वो मैं बता दूं क्या पूछा गया है। वो ये पूछा गया है, देखिए यहाँ पर जो ग्राफ बना है, इस पूरे यहां से लेकर ए से लेकर बियॉन्ड सी तक टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब यार टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो कोई कांस्टेंट की वैल्यू हो सकती है, मतलब फिक्स नहीं है कि यार मतलब फ्रेंडलिच ने कहा कि नहीं भाई आपको 25 डिग्री पे ये एक्सपेरिमेंट करना है, ऐसी कोई शर्त नहीं है। आप 25 पे कर लें, आप 30 पे कर लें, आप 20 पे कर लें, आप 10 पे कर लें, आप 5 पे कर लें, पर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, वो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाता है वो देखिए, वो ये पूछा जाता है, हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन की कि एग्जाम में क्वेश्चन कई तरीके से कई बार आया है एग्जाम में। देखो वैसे तो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्मिक क्वेश्चन कई बार आए हैं और कई अलग अलग तरीके से आए हैं, हम उनको शीट में देंगे, आप लोग शीट में सॉल्व जरूर करिएगा, फिर उसको हम लोग समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन क्या आते हैं। शीट आप लोगों को व्हाट्सएप पे तो मिल ही रही है, व्हाट्सएप पे एक मैंने बताया था कि थोड़ा समय वो डिलीट वगैरह होने का वो रहता है, इसलिए आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, मैंने बताया था शायद आपको, टेलीग्राम पे भी आप, और टेलीग्राम हमारा किस नाम से, वो है हमारा सार्थक एकेडमी। कर लिया अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सार्थक एकेडमी केमिस्ट्री, ठीक है, इस नाम से है। तो यहाँ पे भी आपको नोट्स मिलते रहेंगे, व्हाट्सएप पे मिलते रहेंगे, और बुकलेट जैसे ही बन के आ जाएगी, बातचीत हो गई मेरी, अगले हफ्ते तक बुकलेट आ रही है, बुकलेट आ जाएगी तो आपको बुकलेट भी तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। तो सर कोई ऐप है क्या ये? क्या चीज सर ये टेलीग्राम कोई ऐप है क्या? टेलीग्राम तो ऐप है, जैसे आपका व्हाट्सएप होता है वैसे ही टेलीग्राम भी होता है, ठीक है। टेलीग्राम के बारे में आप लोग समझ लेना उसको, बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है एजुकेशन के लिए, तो मैंने भी इस्तेमाल कर लिया, सब लोग कर रहे हैं, मैंने भी कर लिया, ठीक है। बाकी आप लोग हमसे तो समझदार हो इन सब चीजों में। तो मैं एक क्वेश्चन की बात कर रहा था, अब मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। जैसे इन्होंने क्या किया, एक ग्राफ दिया एग्जाम में, ग्राफ दिया, एक आपका एक्स एक्सिस पे रखा प्रेशर और वाई एक्सिस पे रखा एक्स पाई एन। तो मुझे बताओ जरा कैसा ग्राफ का नेचर होगा। उतना अच्छा ग्राफ नहीं बन पाया, थोड़ा सा लाइन तिरछी विरछी हो गई, प्लीज जल्दी बताओ मुझे, प्लीज जल्दी बताओ।
कैसा नेचर होगा इस ग्राफ का? सर ग्राफ का कांस्टेंट नेचर कैसा होगा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया ना। स्ट्रेट लाइन सर कांस्टेंट भैया क्या क्या बोल रहे हो आप लोग, क्या सर बोल रहे हो? अभी मैंने पढ़ाया स्ट्रेट लाइन अगर ग्राफ प्लॉट किया गया है, वाई एक्सिस पे प्रेशर है और एक्स एक्सिस पे एक्स बाई एम है, तो 3 रीजन में ग्राफ आपका बनेगा। अभी मैंने पढ़ाया ना, एक रीजन आपका ये रहेगा और फिर आपका इंटरमीडिएट रहेगा, फिर आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट प्रेशर रीजन रहेगा, हाई वो प्रेशर। इंटरमीडिएट एंड बियॉन्ड 3 रीजन में ग्राफ वो बनेगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये किसी टेम्परेचर पे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया है इसमें प्रेशर आपने चेंज कराया है बट टेम्परेचर कांस्टेंट रहा होगा या नहीं रहा होगा? प्लीज मुझे बताइए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा होगा कि नहीं रहा होगा? यस सर। स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, तो बेटा यहां था नयन, जब लॉग आपका एक्स एक्सिस में था और लॉग आपका वाई एक्सिस में था। यहाँ लॉग नहीं है, ये ओरिजिनल ग्राफ है आपका। कौन सा? ये ओरिजिनल ग्राफ है, जरा ध्यान दीजिए, ये ओरिजिनल ग्राफ है फ्रेंडलिच का। और ये जो आपका अभी स्ट्रेट लाइन वाला बनाया है, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ सिर्फ इस रीजन को हमने लॉग के टर्म्स में बनाया है, सिर्फ इस रीजन को, ठीक है, यहां पर बनाया है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए जरा बात को, ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ है, लॉग के टर्म्स में नहीं है, ये ओरिजिनल ग्राफ है। अब ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, यही बात बोली थी ना फ्रेंडलिच ने कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, तो हमने मान लिया एक कोई कांस्टेंट टेम्परेचर है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमने मान लिया दिस इज T1, मान लिया, ठीक है। मतलब पूरे इस पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक जो भी डेटा कलेक्शन हुआ है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है, वो टेम्परेचर हमने मान लिया T1 है, मान लिया T1 है, दिस इज T1, वो T1 कुछ भी हो सकता है। अब फ्रेंडलिच ने कहा ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हर बार आप एक ही टेम्परेचर पे करो, बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, वो आप कोई भी ले सकते हो। तो दोबारा फ्रेंडलिच ने मान लीजिए स्टडी करी और इस बार कोई एक टेम्परेचर ले लिया, कांस्टेंट लिया, बट इस बार मान लिया वो टेम्परेचर था आपका T2, मान लिया, ठीक है। नेचर वही मिलेगा आपको, देखिए लो प्रेशर है, फिर इंटरमीडिएट है और फिर यहाँ पे हाई है। बनाने में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है बट नेचर वही रहेगा, ठीक है। फिर एक बार इन्होंने कोई तीसरा टेम्परेचर ले लिया और ये आपका ले लिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर T3। तो आपको 3 अलग अलग ग्राफ दिए हैं, एक, और ये तीनों ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाए गए। अगेन कंफ्यूज मत होना, आप ये मत सोचना कि सर कांस्टेंट टेम्परेचर कहाँ रहा, या तो टेम्परेचर बदल गया। तो भाई साहब टेम्परेचर बदला है बट इस पूरे ग्राफ में तो कांस्टेंट है। ये ग्राफ नंबर 2 जो है, इस पूरे 2 में यहां से लेकर यहां तो कांस्टेंट है ना, वो तो T2 है। अब आप तीसरा जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो वो किसी भी टेम्परेचर पे कर सकते हो, बट उस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट यहाँ रखा गया, कितना रखा गया, T3 रखा गया। तो एक एक्सपेरिमेंट से दूसरे एक्सपेरिमेंट में आप टेम्परेचर बदल सकते हो, बट विद इन द एक एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, वो क्या है, T1 है, एक में T2 है, एक में T3 है। अब आपका एग्जाम्पल आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा कि आप कोई करेक्ट ऑप्शन चूज करिए, T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, या आपका T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन T3, या आपका हम कह सकते हैं कि T1 और T2 T3 आपके बराबर होंगे, ये भी आ सकता है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम कुछ नहीं कह सकते, हम बता नहीं सकते, नन ऑफ दीज, यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते। 4 ऑप्शन है, या ऐसे इससे मिलता जुलता कोई भी ऑप्शन हो तैयार कर सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। बहुत सारे तरीके होते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो अब आप मुझे बताओ प्लीज, दिमाग लगा के बताइए, विच इज द करेक्ट ऑप्शन, T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, या T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन T3, या T1 सर ऑप्शन बी। अब यहाँ पे तो आपका बाकी के 2 ऑप्शन तो बेकार हो जाते हैं, हमको समझ में आ रहा है। अब या तो ऑप्शन ए होगा या बी होगा, तो 50% राइट होने के चांसेस हैं। ऑप्शन बी कई लोग बोल रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको हम रीड करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बता देते हैं जरा हम आपको। ऑप्शन बी कई लोगों ने बोला है, बहुत अच्छी बात है, सभी ने हमारी क्लास इसका मतलब ध्यान से सुनी है, अगर सभी लोग सही बता रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप एक काम करो, यहाँ पे एक काम करिए, कोई
भाई दो में से यहाँ पे तीन चीजें बदल रही हैं, T1 T2 T3 बदल रहा है, और प्रेशर, ये हमारे प्रेशर की एक्सिस है। तो आप कोई एक कांस्टेंट प्रेशर पे एक लाइन खींच लो, कांस्टेंट प्रेशर पे एक लाइन खींच लो किसी भी पॉइंट पे, यहां खींच लो, यहां खींच लो, यहां खींच लो। ये मान लीजिए कांस्टेंट प्रेशर पे हमने एक लाइन खींच दी किसी भी कांस्टेंट प्रेशर पे, यहां पे कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है, ये एक प्रेशर की एक सर्टेन वैल्यू है। अब वो सर्टेन वैल्यू इस ग्राफ के लिए भी होगी, वो सर्टेन वैल्यू इस ग्राफ के लिए भी होगी, और वो सर्टेन वैल्यू इस ग्राफ के लिए भी होगी। ये तीनों ग्राफ के लिए प्रेशर की सर्टेन वैल्यू होगी, मतलब वो सेम वैल्यू होगी। और आप इस पे जरा आप वाई एक्सिस को देखो जरा, तो ग्राफ 1 पे वाई एक्सिस पे पहुंचो, ग्राफ 2 पे उसी पॉइंट पे वाई एक्सिस पे पहुंचो, और ग्राफ 3 पे वाई एक्सिस पे पहुंचो, ठीक है। बेसिकली जो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, इसमें एजम्पशन ये माना गया है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, इसमें एजम्पशन ये माना गया है कि दिस इज फॉर द फिजिजॉर्प्शन। ये किसके लिए है? फिजिजॉर्प्शन की बात हो रही है यहाँ पे, केमिजॉर्प्शन की बात नहीं हो रही, क्योंकि केमिजॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक होते हैं, वो इतना सब चीजों के लिए नहीं है। और दूसरा एक एजम्पशन ये लिया गया कि ये यूनिलेयर की बात हो रही है, मल्टी लेयर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हम यूनिलेयर मान के चल रहे हैं, जबकि होता मल्टी लेयर है। तो फिजिजॉर्प्शन की बात हो रही है। और फिजिजॉर्प्शन आपसे कहा गया है कि फिजिजॉर्प्शन, कल वाली क्लास में भी हमने पढ़ाया था, फिजिजॉर्प्शन इज इनवर्सली, फिजिजॉर्प्शन में क्या होता है, लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल। ये मैंने कल आपको बताया था, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल, मतलब टेम्परेचर जब आपका कम होगा तो एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, और एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, सुनते जाइए मेरी बात को ध्यान से, अगर एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा तो आपका x ज्यादा होगा, तो x अपॉन एम भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पर प्रेशर तीनों एक जैसे हो गए। अब आप देखो सबसे ज्यादा x अपॉन एम किस पॉइंट पे आ रहा है, ग्राफ 1 पे सबसे ज्यादा x अपॉन एम है, या ग्राफ 2 में, या ग्राफ 3 में। तो आप देखिए ये ग्राफ 1 है हमारा, दिस इज ग्राफ 2 एंड दिस वन इज ग्राफ 3। तो हाईएस्ट x अपॉन एम की वैल्यू आ रही है ग्राफ 3 में, ठीक है। ज्यादातर लोगों ने ऑप्शन बी बताया था, ज्यादातर लोगों ने ऑप्शन बी बताया था, पता नहीं ऐसा क्यों किया, मुझे समझ नहीं आया यार। ज्यादातर लोगों ने ऑप्शन बी बताया, बिना सोचे समझे बताया, क्योंकि ये चैट तो कॉमन है नहीं, किसी को समझ में आ नहीं रहा है। कुछ लोगों ने ऑप्शन ए भी बताया, मैं ये भी कह रहा हूँ ऐसी बात नहीं है, कुछ लोगों ने सही भी जवाब दिए। अब आप मेरी बात आप ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? अब समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही? प्लीज जल्दी बताओ मुझे। आ रही है। आप समझ में आ गई ना? तो आप देखिए हाई, सबसे ज्यादा एडजॉर्प्शन किस ग्राफ में हुआ है, 1 में, 2 में, या 3 में? जवाब जवाब जवाब। हाईएस्ट, बेटा प्लीज मेरा क्वेश्चन सुनिए आप लोग, हाई डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन किस ग्राफ में हुआ है, 1, 2 या 3? T3 पे सोच समझ तीसरा के जवाब दो। हाई डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन किस ग्राफ में हुआ है? 1 में हुआ है, आप लिख के भी जवाब दे सकते हो। सिर्फ 1 में हुआ है। डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन सिर्फ आपको दो, एक या तो 1 देना है आंसर, या 3 देना है। हाई डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन किस ग्राफ में हुआ है, 1 या 3? सभी के मुझे जवाब चाहिए, सभी के जवाब चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में, सभी लोग लिख के दो। अजय सर, लिख के दो, ऐसे मुझे वॉइस समझ नहीं आती, इतनी क्लियर नहीं आती कि कौन क्या बोल रहा है। अब इतने सारे लोग पीछे से कुछ भी बोल देते हो। हाई डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन, बेटा प्लीज मेरी मेहनत को खराब मत करो, सोच समझ के जवाब दो, सोच समझ के जवाब दो। हाई डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन उसमें होगा जिसमें आपका, मैं फिर से हिंट दे रहा हूं, जिसमें आपका x अपॉन m ज्यादा होगा, क्योंकि x क्या है, मेरी 1 घंटे की प्लीज मेहनत खराब मत करो, सोच समझ के जवाब दो, जल्दी मत दो, क्योंकि यहाँ पे x है आपका मास ऑफ एडजॉर्बेट, मास ऑफ एडजॉर्बेट। जितना x ज्यादा होगा मतलब एडजॉर्प्शन ज्यादा हुआ होगा, ठीक है। जिसमें x ज्यादा होगा उसमें x अगर ज्यादा होगा तो x अपॉन m भी ज्यादा होगा, क्योंकि m तो बेसिकली कांस्टेंट है। अब जो भी आंसर है 1, 2, 3 जो भी है प्लीज लिख के जवाब दो, मुझे से समझ नहीं आता कि कौन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग सोच समझ के जवाब दो, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 अगर आपके मन में है तो 2 भी बोल सकते हो,
किसी के सुनने पे मत सर जाओ। 2 है, सर 2 है। ठीक है, हाँ मुझे पता था कि कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि जरूर बोलेंगे, एक आध निकल भी आया 2 वाले। ठीक है, ऐसे मजा भी नहीं आती क्लास में जब तक ये सब चीजें ना हो। ठीक है, नहीं सर, ग्रेटर एब्जॉर्प्शन एट लोअर टेम्परेचर होता है ना सर। मैंने इतनी कहानी पूछी नहीं भाई साहब, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ ग्राफ 1, ग्राफ 2, ग्राफ 3 में इस पॉइंट पे ये तीनों पॉइंट हमने कॉमन कर दिए हैं, कांस्टेंट प्रेशर कर दिए हैं। तो आप मुझे ये बता दो बस कि इस पॉइंट पे जब ये प्रेशर तीनों में कॉमन कर दिया, हमने लाइन खींच दी यहाँ पर, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे किस में एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ है, ग्राफ 1 में, ग्राफ 2 में या ग्राफ 3 में? सर मेरा बी है सर। तुम्हारा बी पार्ट है, ठीक है। यस सर। बेटा 1 कैसे हो जाएगा? आप देखो ना, जो ग्राफ 1 है, इस पॉइंट में ग्राफ 1 पे जाओ तो ग्राफ 1 पे x, ये वाला 1 ग्राफ है ना, फर्स्ट ग्राफ ये वाला है, आप ध्यान से देखो, नंबरिंग की हुई है मैंने, ये 1, ये 2, ये 3, आप इसको ध्यान दो। तो ग्राफ 1 पे इस पॉइंट पे x अपॉन m तो इतना है ना, तो ये इतना है, मतलब ये छोटा है, x अपॉन m कम है। और जब ग्राफ 2 में गए तो x अपॉन m बढ़ गया, और ग्राफ 3 में गए तो x अपॉन m और ज्यादा बढ़ गया। तो सबसे ज्यादा इन पॉइंट्स में, जब पॉइंट तीनों प्रेशर एक जैसे हैं इन तीनों ग्राफ में, तो सबसे ज्यादा x अपॉन m किस वाले ग्राफ में है? ग्राफ 3 में है। और x अपॉन m अगर सबसे ज्यादा ग्राफ 3 में है, तो जिसमें x अपॉन m ज्यादा होगा, मतलब उसमें एब्जॉर्प्शन भी क्या हुआ होगा? ज्यादा हुआ होगा। तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन अगर कांस्टेंट प्रेशर पे इन 3 पॉइंट पे देखा जाए तो ग्राफ 3 में हुआ है। और एब्जॉर्प्शन जब ज्यादा होता है तो टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। तो जिसमें ग्राफ में ज्यादा एब्जॉर्प्शन हुआ है, यानी कि उसका टेम्परेचर क्या रहा होगा? कम रहा होगा। तो T1, T2 और T3 में सबसे कम टेम्परेचर होगा हमारा T3 और सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा हमारा T1। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, एक बार नहीं कई बार आया है। अब जो भी महानुभाव हमारे बीच में थे जिनका ऑप्शन 2 था, ठीक है, अगर उनको समझ में आ गया है, उनके मतलब जो दिमाग के पर्दे हैं वो खुल गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे बताएं, मैं दोबारा और समझा दूं। समझ गया सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करता है। जी धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना सर? नहीं नहीं, सर फिजी ऑप्शन ये है। तो मैंने कल भी बताया था बेटा, सात्विक, यस मैंने कल भी बताया था कि फिजी ऑप्शन जो है इज फेवरेबल एट लो टेम्परेचर, इज फेवरेबल एट लो टेम्परेचर। कल भी मैंने ये बात की थी ना, यस सर, ये बताया। लो Yes, sir. टेम्परेचर पे फिजी ऑप्शन फेवरेबल होता है। तो मतलब जिसका टेम्परेचर कम होगा, जब टेम्परेचर कम होगा तो वहां एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ होगा, और एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ होगा मतलब x अपॉन m भी हमारा क्या होगा? ज्यादा होगा। तो x अपॉन m सबसे ज्यादा यहाँ है इस वाले ग्राफ में, इसका मतलब ये वाला ग्राफ सबसे कम टेम्परेचर पे प्लॉट किया गया होगा, सबसे मिनिमम टेम्परेचर पे। ये मैंने कल वाली क्लास में डिस्कस किया था। आप लोग मुझे लगता है नोट्स नहीं बनाते हो, इस वजह से चीजों को भूल जाते हो। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा तो आप लोग नोट्स प्लीज बना लेना, इससे चीजों को याद रखो। और मैं अभी नोट्स इसलिए दे नहीं रहा हूँ, मैंने टाइप के लिए दिए हुए हैं, टाइपिंग के लिए। अब मैं हैंड रिटन कुछ नहीं दूंगा, सब टाइप दूंगा। तो 1-2 दिन में आपको एब्जॉर्प्शन के पूरे नोट्स एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। टाइम भी हो रहा है, जल्दी से मैं 1-2 चीजें और बता देता हूँ। एब्जॉर्प्शन आइसोबार के बारे में बात कर लेते हैं, ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं। एब्जॉर्प्शन आइसोबार के बारे में ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं। एब्जॉर्प्शन आइसोबार के बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट मैं फिर भी ग्राफ प्लॉट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, आइसोबार का मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट प्रेशर है। भैया प्लीज बताते रहे ना, कांस्टेंट प्रेशर है। आइसोथर्म में टेम्परेचर कांस्टेंट था और वेरी क्या कर रहे थे? प्रेशर। यहाँ पे वेरी क्या करेंगे? टेम्परेचर वेरी करेंगे। तो टेम्परेचर वेरी करके कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम एब्जॉर्प्शन की स्टडी करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन आइसोबार। और एब्जॉर्प्शन आइसोबार में यहाँ पे 2 अलग अलग बनाया जाता है। फिजी ऑप्शन के लिए अलग ग्राफ प्लॉट किया जाता है, केमी ऑप्शन के लिए अलग किया जाता है। तो जब हम एब्जॉर्प्शन आइसोबार बनाते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो एक एक्सिस पे ले लिया x अपॉन m, और दूसरी एक्सिस पे बेटा इस बार क्या लेना पड़ेगा? टेम्परेचर लेना पड़ेगा,
क्योंकि हम आइसो बार प्लॉट कर रहे हैं, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर वेरी करा रहे हैं। तो अगर ये हमारा दिस इज फॉर द फिजी ऑप्शन है, जरा ध्यान दीजिए, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं इस चीज को। अगर ये फिजी ऑप्शन के लिए हम प्लॉट कर रहे हैं तो फिजी ऑप्शन अभी मैंने क्या बताया था, फेवरेबल एट लो टेम्परेचर, मतलब जितना टेम्परेचर कम होगा x अपॉन m की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा x अपॉन m हमारा क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा x अपॉन m क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। दिस इज फॉर द फिजी ऑप्शन, ठीक है। ये फिजी ऑप्शन के लिए जब टेम्परेचर कम है, आप देखो इधर टेम्परेचर कम है, लो टेम्परेचर है इस तरफ ना, इस तरफ लो टेम्परेचर है और इस तरफ हाई टेम्परेचर है। तो लो टेम्परेचर पे आप देख रहे हो कि आपका क्या है, x अपॉन m ज्यादा है, हाईएस्ट है। और जब हम कैमीज ऑप्शन की बात करेंगे तो कैमीज ऑप्शन में चूंकि बॉन्डिंग होती है, तो बॉन्डिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में वही बात आएगी कि लो टेम्परेचर, एक सेकेंड में यहां पे बना दूं, जरा ध्यान दीजिएगा। दिस इज फॉर द कैमीज ऑप्शन, अगेन x अपॉन m आपका y एक्सिस पे है और टेम्परेचर आपका x एक्सिस पे है। तो कैमीज ऑप्शन के लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे होता है। यहां पे हम लिखेंगे फर्स्ट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर देन डिक्रीजेस। ये आप बहुत याद रखिएगा, कई बार टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाता है फिजी ऑप्शन और कैमीज ऑप्शन में। तो कैमीज ऑप्शन में आप याद रखिएगा, कैमीज ऑप्शन में क्या होता है, कैमीज ऑप्शन में क्या होता है, कैमीज ऑप्शन में जब तक टेम्परेचर बहुत लो है तो केमिकल बॉन्डिंग भी उतनी फीजिबल नहीं होती। केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़ाई गई है ना, तो एक टेम्परेचर एक लेवल तक बढ़ाना पड़ेगा जिससे केमिकल बॉन्डिंग आसानी से हो जाए। और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जब आ जाएगा जहां पे हाईएस्ट केमिकल बॉन्डिंग होगी, हाईएस्ट कैमीज ऑप्शन होगा, ये हमारा ऑप्टिमम हो गया। फिर अगर आप फर्दर टेम्परेचर बढ़ाने लगे तो ज्यादा बढ़ाने पर जो बने हुए बॉन्ड हैं वो टूटने लगते हैं और फिर आपका कैमीज ऑप्शन क्या हो लगता है, घटने लगता है। तो कैमीज ऑप्शन टेम्परेचर के साथ पहले तो बढ़ता है, बट एक ऑप्टिमम टेम्परेचर आ जाने के बाद अगर फर्दर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो घटने लगता है, ठीक है। तो ये हमारा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और एडजॉर्प्शन आइसोबार हो गया। अब आपका एक काम बहुत जरूरी बनता है, वो आपको खुद से करना पड़ेगा और आप मुझसे डिस्कस कर लेना अगर इसमें कोई समस्या है। आपका होमवर्क है, आपको खुद से करना है, ठीक है। या आपका होमवर्क नहीं कह सकते, ये सेल्फ वर्क है आपका, ठीक है। होमवर्क तो छोटे बच्चों को दिया जाता है, ये सेल्फ वर्क है आपका, ठीक है। तो ये आपको करना है एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, ये आपको खुद से करना है, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, क्योंकि एग्जाम में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो मैंने एक दो चार एप्लीकेशन डिस्कस कर भी लिए थे कि डिकलराइजेशन करने के लिए हम एडजॉर्प्शन करते हैं, मॉइस्चर एडजॉर्ब करने के लिए करते हैं, पॉइजनस गैसेस को एडजॉर्ब करने के लिए करते हैं। तो ऐसे एडजॉर्प्शन के कई सारे एप्लीकेशन है, आप लोग प्लीज कर लीजिएगा इसको। फिर बाद में अगर आपको समझ नहीं आएगा तो मैं जरूर डिस्कस करूंगा। अगर आप लोग ये काम कर लेंगे तो हम बोल सकते हैं कि हमारा एडजॉर्प्शन पार्ट खत्म हो गया और कल हम लोग पार्ट स्टार्ट करेंगे कैटालिसिस। इसका जो दूसरा पार्ट है वो कैटालिसिस स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर वाला पार्ट है उसको भी देखेंगे। आज मैंने देखा नहीं क्योंकि 1 घंटे का टॉपिक यही था अपना पूरा। तो ये आप लोग जरूर कर लीजिएगा। फिर मुझसे आप बताइए 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 सर सेपरेशन ऑफ नोबल गैसेस और क्रोमेटोग्राफी सर दो एप्लीकेशन है सर इसके, सर वो नहीं समझ में आया। बाकी नोबल गैसेस के बारे में आपको बता दूं, सेपरेशन ऑफ नोबल गैसेस जैसे हमने कल ही आपसे डिस्कस किया था, कल की क्लास में हमने बताया था कि अलग अलग गैस अपनी क्रिटिकल टेम्परेचर के हिसाब से उनके एडजॉर्प्शन की टेंडेंसी अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे हम आपसे कह रहे थे कि H2 की टेंडेंसी एडजॉर्ब होने की अलग है, O2 की अलग है। तो जो नोबल गैसेस हैं हमारी, नोबल गैसेस का जो मिक्सचर है, चूंकि नोबल गैसेस आपस में तो रिएक्ट करती नहीं है, तो इसलिए नोबल गैसेस को हम सेपरेट कर सकते हैं। मान लीजिए 2 नोबल गैसेस हैं हमारी, उसमें किसी एक नोबल गैसेस के एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी ज्यादा है और एक की कम है क्रिटिकल टेम्परेचर के बेसिस पे। तो हमने कोई एडजॉर्बेंट ले लिया, उसमें से एक नोबल गैस हमारी एडजॉर्बेंट पे एडजॉर्ब हो गई और बाकी जिसकी टेंडेंसी कम थी
वो उतनी जल्दी एडजॉर्ब नहीं हो पाई, तो हम इस तरीके से भी उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं नोबल गैसेस को। क्योंकि नोबल गैसेस को सेपरेट करना बाकी वो नॉन रिएक्टिव होती तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, अदरवाइज जो रिएक्टिव गैसेस हैं उनको हम अलग तरीके से भी कई तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नोबल गैसेस का सेपरेशन भी करते हैं। और क्रोमेटोग्राफी अभी हम लोग खुद ही डिस्कस करेंगे। क्रोमेटोग्राफी के लिए थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, मेटलर्जी चैप्टर में है। मेटलर्जी चैप्टर खैर इस बार बोर्ड में नहीं है, बट हम डिस्कस जरूर करेंगे आपसे। तो मेटलर्जी में क्रोमेटोग्राफी हम बताएंगे, उसमें एडजॉर्ब होते हैं सब्सटेंस अपनी उसी जो बात होती है ना कि किसकी एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी ज्यादा है, उसी बेसिस पे एडजॉर्ब होते हैं। तो उनको भी हम क्रोमेटोग्राफी में भी एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो हमारा सेपरेशन मेथड है वहां भी हम यूटिलाइज करते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। आप अभी इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक एक एक करके मैं स्क्रीनशॉट दिला दूंगा तो नोट हो जाएगा आराम से। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। फिर हम बढ़ाते हैं, बियॉन्ड सी रीजन तक हो गया है। बियॉन्ड सी रीजन के बाद बढ़ाते हैं यहाँ पे, ये स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लो आप। सर ले लिया। अब आते हैं ग्राफ में, ये वाला ग्राफ, एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा नीचे करते हैं। ये हमारा पूरा हो गया, ठीक है। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हो गया सर? हो गया। चलिए, Yes, तो sir, ये हमारा एडजॉर्प्शन टॉपिक खत्म हुआ। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। अब बेहतर थोड़ा सा आप Yes, sir. ग्रुप से स्टडी करिए, उसके एप्लीकेशन के बारे में और ज्यादा पढ़िए, क्योंकि एप्लीकेशन जरूर एग्जाम में आते हैं एवरीडे लाइफ से रिलेटेड, कि आपने जो चीजें पढ़ी हैं क्या सिर्फ वो नंबर लाने के लिए पढ़ी है, या वाकई उन चीजों का इस्तेमाल आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में, अपनी लाइफ स्टाइल बदलने में कर सकते हो, या दूसरे के जीवन को बदलने में कर सकते हो, हमारे एनवायरमेंट या जो भी चीजें हैं उससे रिलेटेड। तो इसलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर बनते हैं, आप लोग जरूर उसको एप्लीकेशन पढ़िएगा। तो एडजॉर्प्शन हमारा खत्म हुआ, हम लोग कल मिलेंगे दूसरे नए टॉपिक के साथ। क्रिटिकल टेम्परेचर में इस पर जरूर डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो थैंक यू, इजाजत दें हमको आप सभी लोग। थैंक यू सर। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आया। थैंक यू वेरी मच। और फर्दर अगर कोई आपको डाउट है तो आप और पूछ सकते हैं, ग्रुप में जाके अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, शुभ रात्रि सभी को। थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि सभी को, गुड नाइट। Good night.